हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। सो आज के इस लेक्चर में हम रिसर्च मेथडोलॉजी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखने जा रहे हैं फॉर योर अपकमिंग अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी फॉर योर पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। जैसे कि आपको पता है, इस यूनिवर्सिटी का जो पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन है ये आपका 22 जुलाई 2022 को कंडक्ट करवाया जा रहा है। तो 22 जुलाई के दिन आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, जिसमें आपको रिसर्च मेथडोलॉजी से एग्जाम में क्वेश्चंस देखने मिलेंगे। सो आपको 100 क्वेश्चंस टोटल एग्जाम में पूछा जाता है, जिसमें आपको 50 क्वेश्चंस जो है ये रिसर्च मेथडोलॉजी पर पूछा जाता है और 50 क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो इस तरीके से टोटल आपका पेपर 100 मार्क्स का होता है। तो आपको एग्जामिनेशन को क्वालिफाइड करने के लिए मिनिमम 50% मार्क्स स्कोर करना है, यानी मिनिमम आपको 50 एमसीक्यूज एग्जाम में मार्क कर कराना है। यानी आप सिर्फ रिसर्च मेथडोलॉजी की भी अच्छी तरीके से प्रिपरेशंस कर लो यहाँ पर, तो आप इजीली इस यूनिवर्सिटी के पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन को आप क्रैक कर पाओगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारे इस लेक्चर्स में हम आपको रिसर्च मेथडोलॉजी के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो जनरली पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, वो सारे क्वेश्चन हम आपको लेक्चर सीरीज से सॉल्व करवाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारे इस कंटेंट में आपको सारा डिटेल में सारा हम आपको गाइड करते हैं, इंस्ट्रक्शंस हम आपको देते हैं, आपको फॉलो करने हैं वो सारे इंस्ट्रक्शंस। आपको किस तरीके से हमारे कंटेंट का यूज करना है, किस तरीके से आपको टाइम यूटिलाइज करना है, किस तरीके से हमारे इस कंटेंट से आपको क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस है, ये सारा हम आपको हमारे कोर्स के थ्रू बताते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, वीडियो लेक्चर्स आपको देखने मिलेंगे, नोट्स, मॉक टेस्ट और 1500 प्लस प्रैक्टिस एमसीक्यूज पीडीएफ, जो कि हमारा एक रिवीजन का काम करती है ये पीडीएफ। तो हमारे इस कंटेंट से आपको एग्जाम में डायरेक्टली 40 से 45 क्वेश्चंस हमारे इसी कंटेंट से पूछे जाएंगे। तो जैसे कि 100% गारंटी के साथ हमारा ये कंटेंट होता है, 100% एश्योरिटी के साथ हम आपको कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। सो हमारे स्क्रीन पर जो दिए गए कंटेंट है, अगर आपको इसको एक्सेस करना है तो एक्सेस करने के लिए स्क्रीन पर ये जो नंबर नजर आ रहा है, इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप के थ्रू ही हमें कांटेक्ट करना है। याद रखना है आपको, सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप के थ्रू हमें कांटेक्ट करना है। नॉर्मल कॉल इस नंबर पर नहीं लगेगा, आपको व्हाट्सएप के थ्रू ही हमें कांटेक्ट करना है। और आप हमारे ऐप के थ्रू, जो कि ग्लोबल ऑनलाइन ऐप है, इस ऐप के थ्रू स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो आप। सो ऐप को एक्सेस करने के लिंक मैंने आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल एज कॉमेंट सेक्शन में भी प्रोवाइड कर रखी है, जिससे कि आप 1 क्लिक में ही उस लिंक से रिसर्च मेथडोलॉजी के कंटेंट को आप एक्सेस कर पाओगे। सो दैट्स इट। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आज के इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन विद दिस सेशन। तो एक बार ये एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अच्छे तरीके से हमारे कंटेंट जो हम आपको प्रोवाइड करते हैं, जो स्टडी मटेरियल हम आपको प्रोवाइड करते हैं, उसके बारे में एक बार मैं आपको फटाक से बता दूं कि हमारे इस कोर्स में हम आपको वीडियो लेक्चर्स, मॉक टेस्ट, नोट्स प्रोवाइड करते हैं और 1500 प्लस एमसीक्यूज रिविजन पीडीएफ। ये सारा जो कंटेंट आप देख रहे हो स्क्रीन पर, ये आपको एक ही जगह मिलेगा। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इंटरनेट से स्टडी मटेरियल रिफर करते हैं। सो इंटरनेट पे जो लैंग्वेज यूज करी जाती है, बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज यूज करी जाती है, जिससे कि आपको समझ नहीं आता है क्या लिखा हुआ है, किस तरीके से ये जो कंटेंट है आपको किस तरीके से रीड करना है, कितना कंटेंट आपको फॉलो करना है। क्योंकि हम हमारे कोर्स में आपको बताते हैं आपको कितना स्टडी मटेरियल यूज करना है। बहुत ज्यादा भी नहीं आपको पढ़ना है, बहुत कम भी नहीं, आप जितना सफिशिएंट है आपके स्टडी के लिए उतना आपको पढ़ना है। सो हमारे कोर्स में हम आपको गाइड करते रहते हैं कि किस तरीके से आपको किस टॉपिक पर ज्यादा फोकस रहना है, कहाँ से ज्यादा क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। ये सारी चीजें हमारे कोर्स में हम आपको बताते हैं। सो हमारे ये जो कोर्स है, हम आपको गारंटी के साथ कहते हैं कि हमारे इसी कोर्स से आपको एग्जाम में 30 से 35 क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाएंगे। तो जल्द से जल्द आपको कोर्स को परचेस करना है। परचेस करने के लिए स्क्रीन पर ये जो नंबर नजर आ रहा है, इस पर व्हाट्सएप के थ्रू हमें कॉन्टैक्ट करना है। याद रखिएगा, नॉर्मल कॉल इस नंबर पर नहीं लगेगा और आप हमारे इस ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। सो ऐप को एक्सेस करने के लिंक मैंने आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखी है। सो दैट्स इट एंड लेट्स बिगिन विद द एमसीक्यूज। शून्य परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए एक शोधकर्ता उपयोग नहीं करता है। टू टेस्ट नल हाइपोथेसिस अ रिसर्चर डज नॉट यूज। सो इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि रिसर्चर यानी आपके शोधकर्ता है, वो शून्य परिकल्पना का परीक्षण कर रहे हैं, यानी नल हाइपोथेसिस को टेस्ट कर रहे हैं। सो नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए जो रिसर्चर है वो कौन सा टेस्ट का उपयोग करेंगे, कौन सा टेस्ट का यूज करेंगे, हमें ये पता करना है। जैसे कि आपको पता है, हम रिसर्च में हाइपोथेसिस ले डाउन करते हैं
यानी हम अपने अजम्पशंस और गेसेस के बेसिस पर एक हाइपोथेसिस, टेंटेटिव स्टेटमेंट ले डाउन करते हैं जिसे हम हाइपोथेसिस कहते हैं। और उसमें आपकी जो नल हाइपोथेसिस होती है, नल हाइपोथेसिस बताती है कि जो चर है आपके चरों के बीच में कोई संबंध नहीं है, यानी वेरिएबल्स के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स। अब नल हाइपोथेसिस को रिसर्च अपनी रिसर्च में टेस्ट करते हैं, सिर्फ और सिर्फ नल हाइपोथेसिस को यानी शून्य परिकल्पना का रिसर्चर परीक्षण करते हैं। अब शून्य परिकल्पना का जब रिसर्चर आपके शोधकर्ता जो है ये इसका टेस्ट करते हैं, इसका परीक्षण करते हैं, ये बताते हैं वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स, यानी ये सत्य है या फिर असत्य है, ये हमें बताते हैं। अब जब नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करा जाता है तो इसके लिए जो शोध करता है ये डिफरेंट डिफरेंट और अलग अलग प्रकार के परीक्षण का उपयोग कर कर नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। अब कौन कौन से वो टेस्ट होते हैं, सो याद रखना है काई स्क्वायर टेस्ट, टी टेस्ट एंड एनोवा टेस्ट। यानी काई स्क्वायर परीक्षण, टी परीक्षण और एनोवा, इन तीनों भी परीक्षण का शोधकर्ता यूज करते हैं, उपयोग करते हैं शून्य परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए। अब काई स्क्वायर टेस्ट क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से सुनना है। कई स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि काई स्क्वायर टेस्ट होता क्या है। सो काई स्क्वायर टेस्ट के 3 मेजर पॉइंट आपको याद रखना है। सो फर्स्ट पॉइंट होता है काई स्क्वायर टेस्ट यूज करा जाता है डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू। ओके, डिफरेंस बिटवीन यानी ऑब्जर्व वैल्यू का जो डिफरेंस होगा, यानी ऑब्जर्व वैल्यू आपकी जो आएगी और एक्सपेक्टेड वैल्यू जो आएगी आप उसका माइनस करोगे, यानी डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू। अब ऑब्जर्व और एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होती है, ऑब्जर्व वैल्यू क्या होगी कि आपको जो एक्चुअल मार्क, जैसे फॉर एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू आपने एक पेपर देकर आ गया, पेपर 100 मार्क का आपका पेपर था, आपने एक्सपेक्ट कर लिया, आपने आपके करेक्शन देख लिया, आपने आपका आकर पेपर को एनालाइज करा और आपने ये देखा कि आपको हो सकता है 85 मिल सकते हैं मार्क्स आउट ऑफ 100। ओके, अब आपके जो ऑब्जर्व वैल्यू है, जो आपको एक्चुअल में रिजल्ट आने के बाद मिल रहा है आपको मार्क्स, वो मिल रहे हैं 80। तो ये हो गया आपका ऑब्जर्व वैल्यू और एक्सपेक्टेड वैल्यू। सो डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू, यानी ऑब्जर्व और एक्सपेक्टेड वैल्यू का जो डिफरेंस है, इसे मेजर करने के लिए काई स्क्वायर टेस्ट का यूज करा जाता है। अब किस तरीके से आपको ऑब्जर्व वैल्यू मिल सकती है, जैसे सैंपल से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो वो हो जाएगी आपकी ऑब्जर्व वैल्यू। आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर कर देखे, एक्सपेरिमेंट के पहले आप कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इतना मुझे मिल सकता है, और ऑब्जर्व क्या है, जो रियल वैल्यू आपको मिल रही है। उसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन, आपका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है, फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। सेकंड पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन, यानी आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, आपको सैंपल से कुछ इंफॉर्मेशन मिल गई है, आपका डिस्ट्रीब्यूशन आपने कुछ इस तरीके से प्लॉट करा, क्या आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, आपका डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है या फिर नॉर्मल नहीं है, ये देखने के लिए भी आप काई स्क्वायर टेस्ट का यूज करते हैं। और थर्ड, कि आपका जो डेटा है ये इंडिपेंडेंट है या नहीं, डेटा आपका इंडिपेंडेंट है या फिर नहीं, ये देखने के लिए आपका डेटा इंडिपेंडेंट है, ये देखने के लिए आप आपके काई स्क्वायर टेस्ट का यूज करते हैं, यानी किसी चीज का उस पर इन्फ्लुएंस तो नहीं है, कोई और ऐसा फैक्टर तो नहीं है कि जो आपके डेटा को इन्फ्लुएंस कर रहा है, ये देखने के लिए आप काई स्क्वायर टेस्ट का यूज करते हो। सो इस तरीके से आप आपके इस टेस्ट को परफॉर्म कर कर आप आपके नल हाइपोथेसिस का परीक्षण कर सकते हैं, यानी शून्य परिकल्पना का टेस्ट कर सकते हो। यहाँ पर आपका विकल्प ए सही हो जाएगा। उसी तरीके से विकल्प बी टी टेस्ट। टी टेस्ट क्या होता है, जिसमें आप किसी सैंपल के जो मीन होते हैं उनका, सैंपल्स के मीन को कंपेयर करने के लिए आप टी टेस्ट का यूज करेंगे। सो सिर्फ 2 ही सैंपल के मीन को कंपेयर करने के लिए आप टी टेस्ट का यूज करते हैं। और याद रखिएगा टी टेस्ट में आपको जो पॉपुलेशन होती है, पॉपुलेशन 30 से कम होती है, लेस देन आपकी 30 होती है पॉपुलेशन, आपको याद रखना है, तब आप टी टेस्ट का यूज करते हो। सो नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए भी आप आपका टी टेस्ट का यूज करोगे, आपको ये पता होना चाहिए। उसी के साथ साथ एनोवा, एनोवा टेस्ट क्या होता है, याद रखना है, एनोवा मीन्स एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। एनोवा का, ये एनोवा आपको शॉर्ट फॉर्म दिया गया है, एनोवा का फुल फॉर्म होता है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, यानी 2 से ज्यादा सैंपल्स के मीन को अगर कंपेयर करना है आपको, यानी 2 से ज्यादा, यानी 3 वेरिएबल्स हो सकते हैं, 4 सैंपल्स हो सकते हैं, उनके मीन को आपको कंपेयर करना है, तो उस टाइम पर आप एनोवा इस टेस्ट का यूज करोगे। सो काई स्क्वायर टेस्ट, टी टेस्ट और एनोवा टेस्ट, ये तीनों भी परीक्षण के हेल्प से और इन तीनों भी परीक्षण का उपयोग कर शोधकर्ता शून्य परिकल्पना का परीक्षण करते हैं। अब फैक्टोरियल एनालिसिस आपके नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए यूज नहीं किया जाता है, मतलब क्रम गुणित विश्लेषण जो होता है ये आपके नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए यूज नहीं किया जाता है।
तो ये होती क्या है बेसिकली, तो याद रख रहे फैक्टोरियल एनालिसिस, जिसमें आप कुछ वेरिएबल्स को एनालिसिस करते हो। सो इसमें बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल ए वेरिएबल, बी वेरिएबल, सी वेरिएबल, डी, ई एंड एफ वेरिएबल एंड जी वेरिएबल मान लीजिए। तो इतने सारे यहाँ पर वेरिएबल्स है, और ये कहूंगी मैं आपको कि ये जो वेरिएबल्स होते हैं, यहाँ पर बहुत सारे जो वेरिएबल्स होते हैं एक दूसरे से ये कनेक्टेड होते हैं, उनके बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन होता है। अब फैक्टोरियल एनालिसिस में रिसर्चर जो अननेसेसरी है, जो उनको लग रहा है ऐसे वेरिएबल जो एक दूसरे से कम लिंक्ड है, उनमें इतना ज्यादा रिलेशन नहीं है, तो उनको एलिमिनेट करते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर बी और डी वेरिएबल एक दूसरे से ज्यादा रिलेटेड है, तो इन्हीं दो को रिसर्चर अपने रिसर्च में इनका उपयोग करेंगे और बाकी सबको एलिमिनेट कर देंगे। सो बेसिकली फैक्टोरियल एनालिसिस इसीलिए यूज करा जाता है कि डेटा को एनालाइज करे और जो ज्यादा डेटा है उसको कम करे, जो अननेसेसरी डेटा है, जो जिसका ज्यादा उपयोग नहीं हो सकता है, उसको कम कर दे। सो इसीलिए फैक्टोरियल एनालिसिस का यूज करा जाता है, और फैक्टोरियल एनालिसिस आपके नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए नहीं यूज करा जाता है। सो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, फैक्टोरियल एनालिसिस, क्रम गुणित विश्लेषण। अगला प्रश्न, निगमनात्मक सिद्धांत है, डिडक्टिव थ्योरी इज वन दैट। सो इस प्रश्न में हमें निगमनात्मक सिद्धांत क्या होता है उससे हमको बताना है, उससे रिलेटेड हमें कुछ ऑप्शंस दिए गए, हमें बताना है कि कौन सा विकल्प सही होगा। यानी डिडक्टिव थ्योरी क्या होती है ये बताना है, हम डिडक्टिव थ्योरी में हम क्या करते हैं, उद्देश्य क्या होता है इसका, ये बताना है हमें इस प्रश्न में। सो याद रखिए दो टाइप की थ्योरी होती है, या फिर दो टाइप की अप्रोच होती है, या फिर दो टाइप की रीजनिंग होती है। एक होती है इंडक्टिव और दूसरी होती है डिडक्टिव। इंडक्टिव, इंडक्टिव मतलब कुछ इंड्यूस करना, कुछ आप क्या करते हो, थ्योरी बनाते हो, जिसमें थ्योरी की हेल्प से डेटा बनाते हो, इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हो, इंफॉर्मेशन एकत्र करते हो, कुछ जनरल थ्योरी दे देते हो, उसे हम कहते हैं इंडक्टिव थ्योरी। अब डिडक्टिव थ्योरी में क्या करते हो आप, डिडक्टिव थ्योरी में आप आपकी जो थ्योरी प्रेजेंट होती है, जो आपने इंडक्टिव थ्योरी में या फिर इंडक्टिव रीजनिंग में जब भी आप थ्योरी बना लेते हो, जब भी आपके पास सिद्धांत होते हैं, उन्हीं सिद्धांत को यूज करते हुए उनको इन्वॉल्व करते हो आप आपकी डिडक्टिव थ्योरी में, और डिडक्टिव थ्योरी में उनको इन्वॉल्व करने के बाद उस पर आप आपके हाइपोथेसिस ले डाउन करते हो, यानी परिकल्पना ले डाउन करते हो। मतलब आप ये बताते हो कि आपके ज्ञान के अनुसार आप कुछ भविष्यवाणी करते हो और देखते हो कि आपकी भविष्यवाणी कितनी सही है या फिर कितनी गलत है, उसी को हम कहते हैं परिकल्पना और हाइपोथेसिस। सो याद रखिएगा डिडक्टिव थ्योरी वो थ्योरी होती है जिसमें थ्योरी इन्वॉल्व होती है, यानी थ्योरी पहले से ही हमारे पास प्रेजेंट होती है, थ्योरी इन्वॉल्व भी होती है, और एक्सप्लिसिटली, एक्सप्लिसिटली यहाँ पर एक्सप्लिसिटली मतलब हम उसमें करते ही है जो काम, यानी हम हमारी हाइपोथेसिस को डिफाइन ही करते हैं। हाइपोथेसिस को आप डिफाइन करोगे तभी तो आप उसको टेस्ट कर पाओगे, तभी तो आप उसको एनालाइज कर पाओगे, तभी तो आप कुछ ऑब्जर्वेशंस बताओगे आपके जो भी है। सो याद रखिएगा डिडक्टिव थ्योरी वो थ्योरी होती है जिसमें आप आपके पास थ्योरी इन्वॉल्व होती है और एक्सप्लिसिटली आप किस चीज पर फोकस करते हो, आपके हाइपोथेसिस को डिफाइन करने के लिए। ओके, यानी सिद्धांत और स्पष्ट रूप से परिभाषित परिकल्पना शामिल करते हैं हम निगमनात्मक सिद्धांत में। सो इस प्रश्न का आपका विकल्प भी सही उत्तर हो जाएगा। अब जो ऑप्शंस बच गए उन्हें भी हम एक एक बार देख लेंगे। विकल्प में आपको दिया गया है अलाउस थ्योरी टू इमर्ज आउट डेटा, यानी सिद्धांत को डेटा से बाहर निकालने के लिए अनुमति देता है। तो ये क्या करता है, ये हमें जो विकल्प दिया गया है ये इंडक्टिव थ्योरी के लिए दिया है, क्योंकि हम सिद्धांतों की मदद से डेटा बनाते हैं, डेटा इमर्ज आउट करते हैं। सो यहाँ पर आपका विकल्प ए गलत हो जाएगा। उसी तरीके से विकल्प सी अलाउस फॉर फाइंडिंग्स टू फीडबैक इनटू टू सॉक ऑफ नॉलेज, नॉलेज के लिए हम यहाँ पर कुछ नहीं करते, बल्कि डिडक्टिव रीजनिंग में हम बस हाइपोथेसिस को ले डाउन करते हैं, उसे टेस्ट करते रहते हैं। सो यहाँ पर विकल्प सी भी आपका गलत हो जाएगा। उसी तरीके से विकल्प डी यूजेस क्वालिटेटिव मेथड्स व्हेनेवर पॉसिबल, यानी जब भी संभव हो गुणात्मक विधियों का उपयोग करते हैं। नहीं, डिडक्टिव थ्योरी आपकी ये आपकी क्वांटिटेटिव मेथड से रिलेटेड होती है, ना कि क्वालिटेटिव। ओके, सो यहाँ पर आपका विकल्प डी भी गलत हो जाएगा और इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, इन्वॉल्व थ्योरी और एक्सप्लिसिटली डिफाइंड हाइपोथेसिस। अगला प्रश्न, मानक त्रुटि क्या है, व्हाट इज स्टैंडर्ड एरर। तो इस प्रश्न में पूछा गया है कि मानक त्रुटि क्या होती है, इसकी हमें परिभाषा बतानी है। सो मानक त्रुटि यानी स्टैंडर्ड एरर क्या होता है, आपको ये पता होना चाहिए। स्टैंडर्ड एरर क्या होता है, मान लीजिए आपने पॉपुलेशन लिया, पॉपुलेशन में से कुछ लोगों को लिया जो आपका सैंपल बन गया।
अब इस सैंपल पर आप क्या करते हो, आपकी रिसर्च परफॉर्म करते हो इस सैंपल पर और इस नमूनों पर आप आपकी शोध परफॉर्म करते हो। अब शोध परफॉर्म करने के बाद आपके पास जो आपको डेटा मिल रहा है, जो भी आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी, तो मान लीजिए आपने एक सैंपल ले लिया, पॉपुलेशन में से कुछ लोगों को ले लिया, अपने नमूनों को चुन लिया आपने। अब यहाँ पर जो आपने नमूनों को चुन लिया, उन पर आप स्टडी परफॉर्म कर रहे हो। आप देख रहे हो कि नमूनों में से यानी सैंपल्स जो है उनकी हाइट क्या है। आपको देखना है इस पर्टिकुलर एरिया में ज्यादातर लोगों की हाइट क्या होती है। सो आपने क्या करा, आपने इंफॉर्मेशन ले लिया, आपने हर एक मेंबर के सैंपल में से हर एक मेंबर की हाइट को नाप लिया, उनके कद को आपने नाप लिया। अब नापने के बाद आप क्या करोगे, आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिलता है आप उसे एक डिस्ट्रीब्यूशन में सबमिट करते हो, एक डिस्ट्रीब्यूशन में उसे आप शिफ्ट करते हो। किस तरीके से करोगे, तो यहाँ पर आप आपके वैल्यूज पुट करोगे और देखोगे कि कितने लोग बताओगे, और वाई एक्सिस पे आप डिस्ट्रीब्यूशन बनाओगे क्योंकि लोगों की हाइट कुछ इस तरीके से है मान लीजिए। अब ये हो गया मेरा डिस्ट्रीब्यूशन। अब मिडिल वैल्यू मीन हो सकता है, ओके, क्योंकि ये हमारा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन लग रहा है। सो यहाँ पर मीन और मीडियन मोड सब एक ही जगह होते हैं बेसिकली। अब यहाँ पर मुझे ये देखना है कि मीन से कितने वैल्यूज मेरे डिस्ट्रीब्यूटेड है, कितना मेरा डेटा जो है फैला हुआ है। जितना ज्यादा मेरा डेटा फैला होगा उतना ज्यादा एरर होने के चांसेस होते हैं। सो जैसा यहाँ पर आप देख रहे हो कितना डेटा फैला हुआ है मीन से। ये मान लीजिए यहाँ पर मीन है मेरा, मीन से मैं ये देखूंगी कि मेरा डेटा, मेरा जो इंफॉर्मेशन है कितना फैला हुआ है। मान लीजिए यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जिनकी हाइट इस रीजन में लाई कर रही है, बहुत सारे लोग हैं जिनकी हाइट इस रीजन में लाई कर रही है। सो ये मीन से उतना दूर चले जाते हैं, इसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन। सो स्टैंडर्ड डिविएशन क्या बताता है बेसिकली कि आपका डेटा किस तरीके से स्प्रेड आउट है। और स्टैंडर्ड डिविएशन जो होता है, सैंपल का जो स्टैंडर्ड डिविएशन होता है उसी को हम कहते हैं स्टैंडर्ड एरर। ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है आपको। आपने क्या करा, सैंपल से कुछ इंफॉर्मेशन ले ली, डेटा कलेक्ट कर लिया, उसको आपने कुछ ग्राफ में इस तरीके से स्प्रेड आउट कर ली। अब जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर मीन ड्रॉ कर लिया, मेरा मीन यहाँ पर आ रहा है, ज्यादातर लोगों की हाइट यहाँ पर आ रही है। अब मैं क्या देखूंगी कि मेरा डेटा किस तरीके से कितना स्प्रेड आउट है, कितना फैला हुआ है। तो जितना फैला हुआ रहता है डेटा उसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन। ये ये सैंपल का आपका स्टैंडर्ड डिविएशन है, और जो आपके सैंपल का स्टैंडर्ड डिविएशन होता है वही होता है आपका स्टैंडर्ड एरर। आपको ये पता होना चाहिए। तो इस प्रश्न का आपका विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। उसी तरीके से हम जो रिमेनिंग ऑप्शंस दिए गए हैं उन्हें भी हम एक एक बारी देख लेते हैं, आपको पता चल जाए कि और कौन से एरर्स भी होते हैं। जैसे यहाँ पर विकल्प बी आपको दिया है मॉडल एरर, वैल्यू ऑफ द स्टैंडर्ड रेंज ऑफ अ स्टैटिस्टिक। आंकड़े भी मानक श्रेणी का मॉडल त्रुटि नाम। तो मॉडल एरर क्या होता है, मतलब मॉडल त्रुटि क्या होती है आपको ये पता होना चाहिए। मॉडल एरर किस नेम से आया है, मॉडल को हम मोड भी कहते हैं। अब मोड क्या होता है, मोड आपके डेटा में ऐसी वैल्यू जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है। मान लीजिए आपको कुछ डेटा मिल गया, ओके, उसमें आपके डेटा में 50 वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है, तो ये क्या हो गया आपके डेटा की मोड। अब मोड में भी कुछ एरर्स होने के चांसेस होते हैं, जो आपके डेटा में ज्यादा बार रिपीट हो रही है वैल्यू, तो उसके रेंज में कुछ एरर हो रहा है, तो उसे हम कहते हैं मॉडल एरर। तो यहाँ पर हमें रेंज से रिलेटेड कुछ नहीं दिया गया है, मतलब मोड ऐसे ज्यादा वैल्यूज नहीं पूछी गई कि आपके डेटा में जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है। तो यहाँ पर आपका विकल्प भी गलत हो जाएगा। उसी तरीके से विकल्प सी, एरर इन द कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ अ स्टैटिस्टिक, यानी आंकड़े के मानक विचलन की गणना में त्रुटि। आपने क्या करा, स्टैंडर्ड डिविएशन से आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है, स्टैंडर्ड डिविएशन मतलब आपने कुछ इस तरीके से आपका डेटा स्प्रेड आउट कर लिया, उससे आप क्या कर रहे हो, उसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हो और उससे आपको कुछ एरर हो गया, तो इसे हम क्या कहेंगे, एरर्स इन कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन। तो हमें स्टैंडर्ड डिविएशन के कैलकुलेशन से रिलेटेड कुछ प्रश्न नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर आपका विकल्प सी गलत हो जाएगा। उसी तरीके से विकल्प डी, स्टैंडर्डाइज स्टैटिस्टिक टू मिनिमाइज एरर। स्टैंडर्डाइज स्टैटिस्टिक क्या होता है, आपके पास एक स्केल होती है, उसी स्केल में आप सारे एक पर्टिकुलर स्केल होती है जिसमें आप सारे वैल्यूज को फिट करने की कोशिश करते हो, उसे हम कहते हैं स्टैंडर्डाइज स्केल। अब स्केल होती है, सॉरी, स्टैंडर्डाइज स्टैटिस्टिक, सो स्केल होती है जिसमें आप सारे वैल्यूज को फिक्स करने की कोशिश करते हो, उसको स्टैंडर्डाइज करने की कोशिश करते हो ताकि एरर आपका मिनिमम हो। सो इसे हम कहते हैं मिनिमाइज स्टैंडर्डाइज्ड स्टैटिस्टिक टू मिनिमाइज एरर। सो यहाँ पर हमें इससे भी रिलेटेड कुछ प्रश्न नहीं पूछा गया है, यहाँ पर आपका विकल्प डी गलत उत्तर हो जाएगा और इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। अगला प्रश्न,
केस स्टडी पद्धति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट केस स्टडी मेथड? सो इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि केस स्टडी पद्धति जो होती है, केस स्टडी पद्धति के मेथड से रिलेटेड हमें कुछ विकल्प दिए गए हैं, हमें बताना है कि कौन सा विकल्प सही नहीं है, केस स्टडी मेथड से रिलेटेड नहीं है। अब केस स्टडी मेथड क्या होता है, केस स्टडी पद्धति होती क्या है, आपको पहले तो ये पता होना चाहिए। सो केस स्टडी मेथड वो मेथड होता है जिसमें रिसर्चर्स 4 to 5 पीपल का ग्रुप बना लेते हैं, 4 to 5 एक्सपर्ट्स भी हो सकते हैं, उसमें एक पर्टिकुलर टॉपिक पर डिटेल में डिस्कशन होता है और उसमें आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। सो इसे हम कहते हैं केस स्टडी। सो याद रखिए केस स्टडी में डिटेल में जो आपके 4 to 5 पीपल का आप ग्रुप बना लेते हो, जैसे 4 से 5 व्यक्ति होते हैं आपके ग्रुप में, सो वो डिस्कशन करते हैं। सो डिस्कशन से उनको जो भी डेटा मिलता है ये वर्ड्स और टेक्स्ट के फॉर्म में डेटा मिलेगा। जाहिर सी बात है, अगर मान लीजिए आप किसी आईफोन के बारे में या फिर कोई आईफोन जब लॉन्च किया जाता है, मान लीजिए तो 4 to 5 पीपल का ग्रुप बनाया जाता है, 4 to 5 एक्सपर्ट्स का, जिन्होंने प्रोग्रामिंग में एक्सपर्ट्स है, जो इनका जो रहता है ग्रुप बनाया जाता है, उनको इनविटेशन दिया जाता है, फिर वो इनविटेशन एक्सेप्ट कर फिर उस ग्रुप को ज्वाइन कर उसमें डिटेल में उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। सो से यहाँ पर डिस्कशंस के थ्रू जो उनको इंफॉर्मेशन मिलती है कि वर्ड्स और टेक्स्ट के फॉर्म में मिलती है। सो वर्ड्स और टेक्स्ट के फॉर्म में कौन सी आपको इंफॉर्मेशन मिलती है, सिर्फ और सिर्फ क्वालिटेटिव रिसर्च में। सो याद रखिए केस स्टडी मेथड जो होता है आपके क्वालिटेटिव नेचर का होता है। क्वालिटेटिव रिसर्च में भी हम क्या करते हैं, हमारे पास जो भी डेटा मिलता है वर्ड्स और टेक्स्ट के फॉर्म में मिलता है, नंबर्स के फॉर्म में हमें डेटा नहीं मिलता है। हम यहाँ पर डेटा जमा करते हैं, बेसिकली हम थ्योरीज बनाते हैं, हम डेटा एकत्र करते हैं, डेटा को एक न्यू डेटा हमारे पास मिलकर आता है। सो ये होती है आपकी क्वालिटेटिव रिसर्च, जिसमें आपके पास जो डेटा होता है ये वर्ड्स और टेक्स्ट के फॉर्म में होता है जनरली। सो ये पता चल गया हमें कि आपकी जो केस स्टडी मेथड होता है ये क्वालिटेटिव नेचर का होता है, यानी गुणात्मक नेचर का होता है। देन यहाँ पर ऑप्शन ए और बी देख लेते हैं हम। ऑप्शन ए दिया गया है इट इज एन एक्सपेंसिव मेथड। यस, आपका केस स्टडी मेथड जो होता है एक्सपेंसिव होता है। एक्सपेंसिव मेथड की होता है, अब जैसे आप 4 to 5 एक्सपर्ट्स को बुला रहे हो, ओके मान लीजिए आपने कोई न्यू डिसीज आई है, उस पर आपने कोई एक्सपर्ट्स को बुलाया है जो बहुत फेमस है और जो पूरे वर्ल्ड से आपने बुलाया है, या फिर कोई भी अपने कंट्री से बुलाया है, कोई भी अपनी सिटी से बुलाया है। सो यहाँ पर उनको इनविटेशन के लिए आपको अप्रोच करना होता है, फिर वो आते हैं, वो आपकी फी चार्ज करेंगे, जो भी करेंगे। सो यहाँ पर उनको जो ये मेथड होता है एक्सपेंसिव होता है। ओके सो ये मेथड एक एक्सपेंसिव मेथड होता है कंपेयर टू अदर मेथड्स। सो यहाँ पर आपको विकल्प ए भी सही दिया गया है। उसी तरीके से विकल्प भी देर आर मेनी चांसेस ऑफ मेकिंग एरर्स, यानी यहाँ पर एरर्स यानी गलतियां करने के बहुत संभावनाएं होती है। आपकी जो त्रुटि होती है, त्रुटि बहुत ज्यादा होने के आपकी संभावनाएं होती। क्यों ज्यादा हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर जैसे मैंने बताया आपको केस स्टडी मेथड में 4 to 5 पीपल का, 4 से 5 व्यक्तियों का ग्रुप बना लेते हैं, उसमें एक पर्टिकुलर टॉपिक पर डिटेल में आपको डिस्कशंस होते हैं, आपको डिटेल में डिस्कस करना होता है। सो इससे क्या होता है, बहुत ज्यादा डेटा निकल के आता है आपके पास। सो बहुत ज्यादा डेटा होने की वजह से, बहुत डिटेल में आप पढ़ते हो तो बहुत ज्यादा होने की वजह से एरर ज्यादा होने के चांसेस होते हैं। सो ये भी आपको सही विकल्प दिया गया है। सो बच गया आपका ऑप्शन जी। तो याद रखिएगा आपका जो केस स्टडी मेथड होता है ये क्वांटिटेटिव मेथड नहीं होता है, यानी आपका केस स्टडी पद्धति जो होती है ये मात्रात्मक प्रकृति नहीं होती है, ये आपकी गुणात्मक होती है, गुणात्मक नेचर की होती है, ना कि मात्रात्मक। मात्रात्मक नेचर क्या होता है, जिसमें आपके पास सिर्फ नंबर्स में इंफॉर्मेशन हो, ओके आप जिसमें स्टैटिस्टिकल मेथड ज्यादा यूज करो, मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स आप यहाँ पर ज्यादा यूज करते हो। तो इसीलिए केस स्टडी मेथड जो होता है आपका एक क्वांटिटेटिव नेचर का नहीं होता है। और हमें भी प्रश्न में यही पूछा गया है कि केस स्टडी मेथड के बारे में कौन सा विकल्प सत्य नहीं है। सो वो है आपका विकल्प डी। सो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी और विकल्प डी। अगला प्रश्न, किस प्रकार का शोध मौजूदा स्थिति में संशोधन पर केंद्रित है? Which of the type of research focuses on embedding the prevailing situation? तो इस प्रश्न में पूछा गया है ऐसे कौन से रिसर्च है जिसका उद्देश्य ये होता है कि जो करंट सिचुएशन है उसको बदल देती है, करंट सिचुएशन को वो सॉल्व कर देती है, उसको बदल देती है एक तरीके से। यहाँ पर अमेंडिंग का मतलब होता है कि बदल देना, और प्रेवेलिंग सिचुएशन यानी करंट सिचुएशन, करंट कुछ मान लीजिए कुछ करंट आपके पास समस्या है अभी जो चल रही है, मौजूदा आपके पास जो स्थिति है उस स्थिति को आपको
चेंज करना है। सो आप कौन सी रिसर्च का उपयोग करोगे, कौन से शोध का आप उपयोग करोगे, कौन से अनुसंधान का आप उपयोग करोगे, यह हमें पता करना है। सो याद रखिए, जब भी आपके एग्जाम में कुछ प्रश्न आते हैं और प्रश्न में कुछ करंट स्टेटस का आपको चेंज करना है, सो ये आपका आ जाएगा एक्शन रिसर्च से रिलेटेड। एक्शन हो रहा है, आपने जो करंट, आपका जो भी सिचुएशन है, जो भी स्थिति है, उसको आपने चेंज कर दिया। सो आपने यहाँ पर एक एक्शन परफॉर्म किया, जिसे हम कहते हैं एक्शन वर्ब, कि आपने कुछ एक्शन कर लिया। मतलब करंट सिचुएशन थी, कुछ समस्या होगी, करंट कुछ सिचुएशन, उसको आपने बदल दिया। अब मान लीजिए करंट सिचुएशन ये है कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आपको मान लीजिए मैं लाइव क्लास ले रही हूँ, तो आप मुझे बोलोगे कि मैम मुझे ये टॉपिक समझ नहीं आया। सो मैं क्या करूंगी, आपको फिर से रिपीट करना स्टार्ट कर दूंगी। सो मैंने यहाँ पर क्या किया, आपको फिर से मैं दूसरे मेथड से स्टार्ट कर दूंगी आपको पढ़ाना। सो मैंने यहाँ पर एक्शन ले लिया, ओके, और आपकी समस्या का समाधान भी निकल गया, आपकी समस्या खत्म हो गई। इस सिचुएशन का मैंने इस सिचुएशन को बदल दिया, ओके, जिस सिचुएशन थी, जो स्थिति थी मौजूदा, उसको मैंने बदल दिया। तो मैं ऐसा किस रिसर्च में करूंगी, किस शोध में मैं ऐसा कर सकती हूँ, क्रियाविधि शोध में, यानी एक्शन रिसर्च में। सो इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। उसी तरीके से जो बचे हुए ऑप्शन है उन्हें भी हम एक एक बारी देख लेंगे। विकल्प भी आपको दिया गया है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च यानी प्रायोगिक अनुसंधान। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होती है, प्रायोगिक अनुसंधान क्या होती है, जिसमें आप दो चरों के बीच में कारण और प्रभाव देखते हो। दो चरों के बीच में किस तरीके का संबंध है, कैसा संबंध है, कैसा दो चरों के बीच में किस तरीके से कारण और प्रभाव है, एक वेरिएबल को, एक चर को हेरफेर करने से दूसरे पर वो कैसा प्रभाव दिखा रहा है, ये हम देखते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में। तो यहाँ पर हमें किसी वेरिएबल्स, किसी चरों के बीच का रिलेशन हमें नहीं दिया गया है प्रश्न में, तो यहाँ पर आपका विकल्प भी गलत उत्तर हो जाएगा। उसी तरीके से विकल्प सी, मौलिक अनुसंधान, जिसे हम फंडामेंटल रिसर्च कहते हैं। सो मौलिक अनुसंधान का उद्देश्य क्या होता है, मेन एम क्या होता है, कि रिसर्चर इस रिसर्च को इसीलिए करते हैं ताकि वो अपनी नॉलेज को इंक्रीज कर सके, ताकि वो अपनी क्यूरियोसिटी को फुलफिल कर सकते हैं, अपनी जिज्ञासा को वो फुलफिल कर सके, इसीलिए मौलिक अनुसंधान का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर मौलिक अनुसंधान भी इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं होगा। इसी तरीके से विकल्प डी, कंक्लूसिव रिसर्च यानी निर्णायक अनुसंधान, जिसमें आप निर्णय लेते हो, जिसमें आप कुछ कंक्लूजन्स पर आते हैं, आप कुछ कंक्लूजन बता दे हो, उसे हम कहते हैं कंक्लूसिव रिसर्च। तो यहाँ पर आपका विकल्प डी भी इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं होगा। इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, एक्शन रिसर्च और क्रियाविधि अनुसंधान। एंड thank you for watching this video. Good luck with your preparation and see you tomorrow with another video.